नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे ईपीएफओ से रिलेटेड जो है टेस्ट देख रहे थे। ऐसे में टोटल यहाँ पे हम लोग एआईए से बात करें तो यहाँ पे 5 टेस्ट देख चुके हैं। आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 6 देखेंगे। अब यहाँ पे जो है आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है महज अगर इसमें देखें तो लगभग जो है अप्रॉक्स मान के चले 15 दिन आपका बचा हुआ है। आप जहाँ से भी रिवीजन अपना कर रहे हैं रिवीजन करते रहें, साथ साथ अपना टेस्ट सीरीज देते रहें। टेस्ट सीरीज देना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो है आप सभी टाइम को अच्छा तरीके से मैनेज कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे जो है 120 क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट में जो है टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यदि आप टाइम मैनेज जो है नहीं कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओएमआर सीट मिलता है आपको तो कलर भी करना पड़ेगा, तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में टेस्ट सीरीज तो आपको लगा के जाना ही चाहिए। तो यदि DIS का बात करूँ यहाँ पे मैं, तो टोटल यहाँ पे 5 टेस्ट अपलोड हो गया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी पिछला हुआ था उसको जो बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया गया है आपको, तो वो जाके आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ आप कहाँ देख सकते हैं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपका ईपीएफओ जो है 2023 होगा। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारा आपको सीक्वेंस में जो भी टेस्ट प्रैक्टिस जो भी है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। बाकी जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें ज़रूर इस टेस्ट को जो है आप शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, ऐसा मतलब एक कंसेप्ट दिमाग में नहीं रखिएगा। बहुत लोग का रहता है कि हम इस टेस्ट को जो है शेयर नहीं करेंगे, दूसरे किसी का मार्क ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपका जो है कंसेप्ट कोई जो है आपसे ले नहीं सकता है। बाकी आप जो है किसी को प्रैक्टिस करने में थोड़ा हेल्प करेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, इस मायने में कि आपको भी जो कोई ना कोई हमेशा कहीं ना कहीं हेल्प करता ही है, और हम लोग अगर यहाँ पे हैं तो एक दूसरे के हेल्प से ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे अभी ईपीएफओ का, उनको टेस्ट आप ज़रूर शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके पैरेलली में यहाँ पे जो है आपको एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो अभी उसमें ज़्यादा लोग जो है एनसीईआरटी में ऐड नहीं हुए हैं। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एक एनसीईआरटी के लिए टेलीग्राम ग्रुप अलग बनाया हूँ, तो वहाँ पे लगभग 10 प्लस लेक्चर अपलोड हो गए। तो उसे जो लोग भी इंटरेस्टेड कहने का मतलब ये है कि जो लोग भी यूपीएससी 2024 टारगेट करना चाहते हैं, यूपीपीसीएस नेक्स्ट ईयर लिखना चाहते हैं, या बीपीएससी आप 69 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि प्री एज वेल एज आपको मेंस भी लिखना होता है, इंटरव्यू भी देना होता है। तो बिल्कुल वहाँ पे प्री और मेंस दोनों पर्पज से हम लोग वहाँ पे लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें एनसीईआरटी ओल्ड स्टार्ट किया हम लोग क्लास 11th का, आपको RS शर्मा। तो वहाँ पे डेली जो आपको आंसर राइटिंग के लिए दिया जाता है, तो वहाँ पे आंसर राइटिंग वगैरह दिया गया है। तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके लेक्चर देख के और आंसर राइटिंग करके और आप सबमिट कर सकते हैं। नंबर वगैरह जो है आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया हूँ। चलिए, इसके अलावा आर ओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों से उसका टेस्ट अपलोड नहीं हो पा रहा है, जल्द ही मैं उसको अपलोड करूंगा। उसमें भी आपको 4-5 टेस्ट अपलोड हो चुका है। इसके अलावा यूपीपीसीएस यूपीएससी का भी टेस्ट यहाँ पे अपलोड किया जा चुका है। तो उसमें भी चाहे तो आप सेक्शन वाला टेस्ट जो है, जैसे हिस्ट्री का आप टेस्ट जाके देख सकते हैं, पॉलिटी का देख सकते हैं। ठीक है, आप भी सेक्शन के चाहे वहाँ पे टेस्ट जाके लगा सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए आप सभी जो है, कुछ लोग कमेंट में देख रहा था, कुछ लोग का पीडीएफ जो है चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए, तो धैर्य बना के लेक्चर को देखते रहें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहें। कोई आपका फीडबैक अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। इसके अलावा कोई आपको मटेरियल वगैरह चाहिए पढ़ने से रिलेटेड, तो आप जो है मेरे को 9015040592 जो है इस पर टेलीग्राम नंबर पे आप जो है मैसेज कर देंगे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए स्टडी से रिलेटेड। क्योंकि चैनल भी इसी के लिए बनाया गया है कि आप सभी की मदद के लिए, जिन तक जो है अच्छा कंटेंट नहीं पहुंच पाता है उन तक जो है अच्छा कंटेंट अब पहुंच पाए। इसी के पर्पज से चैनल बनाया गया है, क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाए। तो आप लोग जो है, मैं नंबर लिख देता हूँ 9015040592। ठीक है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं ये टेस्ट, जो टेस्ट नंबर इसका 6 है, तो इसमें आपको अभी चूंकि हम लोग सेक्शनल टेस्ट देख रहे हैं, लेकिन सेक्शनल में यहाँ पे 3 से 4 सब्जेक्ट आपको टोटल एक टेस्ट में ऐड होता है। टोटल 120 क्वेश्चन का आपका क्या होता है, ये सेट होता है। इसमें जो है आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी रखा गया है। तो मैथमेटिक्स का हमको लगता है यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन रखा गया है। इसमें तो आपको टाइम लगेगा ही, चूंकि मैथमेटिक्स सॉल्व करना होता है। और चूंकि मैं लिखा हूँ संपूर्ण विश्लेषण, तो हम लोग टेस्ट का संपूर्ण विश्लेषण ही करेंगे। देखिए, आप टेस्ट दे रहे हैं, यदि अगर आप एनालिसिस करके टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो बाकी टेस्ट देने का उतना जो है ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। यानी जो भी कंसेप्ट जो भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो फैक्चुअल कुछ क्वेश्चन होता है उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन
मैक्सिमम क्वेश्चन को टारगेट करना चाहिए कि आप इलुबरेट करके देखें। तो बाकी मैं यहाँ पे जो पीडीएफ प्रोवाइड आपको करा रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो यहाँ तो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और मैं बार बार हर एक लेक्चर के शुरुआत में आपको बोलता हूँ कि आप सभी जो है, जैसे ही आप टेस्ट दे रहे हैं तो इसको क्या करें, ऐसा दें कि आप जो है आप एग्जामिनेशन हॉल में देते हैं। यानी मैं यहाँ पे टेस्ट पेपर आपके सामने खोलता हूँ, तो आप 1 से 120 नंबर तक नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। और पैरेलली जो है मेरे साथ आंसर करते रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा वक्त तो देता हूँ, आप उसमें आंसर करेंगे। अगर गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, गलत करके आप सही करते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। साथ साथ एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते रहें, उससे भी चीज़ें जो है ज़्यादा दिन तक आपको याद रहती है। जिनके पास OMR सीट है OMR सीट ले लेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा ऐसे, अगर लेक्चर ये काफ़ी लंबा होने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा अधिक लंबा लेक्चर हो जाता है तो लोगों को देख के पहले की लगता है कि 3 घंटा का टेस्ट है, ये 4 घंटे का टेस्ट है। बाकी एक मैं कोशिश किया था, इसका टेस्ट नंबर आई थिंक 2 या 3 था, जिसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अधिक डला हुआ था, तो टेस्ट थोड़ा सा लंबा हो गया था। तो मैं चाहता हूँ जो भी आपको कराया जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से कराया जाए। तो इसको नहीं होगा तो टेस्ट नंबर 6 को हम लोग पार्ट 1 करके और पार्ट 2 करके देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन 70-80 करीब कवर कर लेंगे, बाकी बचा हुआ मैथमेटिक्स और जो भी करेंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। देखेंगे जैसा बन पाता है, अगर कम टाइम में होगा तो हम इसी में कवर कर देंगे। चलिए, तो एक से तो एटलीस्ट आप लोग कम से कम 80 नंबर तक नंबरिंग कर ही लें। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी आप लोग अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लेंगे, एडमिट कार्ड तो आप सभी का आ ही चुका है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन की शाखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, वित्तीय है, प्रबंधक लेखांकन है, कर है, विपणन लेखांकन है, ठीक है। तो जो मार्केटिंग अकाउंटिंग होता है यानी विपणन आपका लेखांकन, ये जो है लेखांकन का शाखा नहीं है। लेखांकन का जो है 3 ही आपका मुख्य शाखा होता है, ठीक है। एक वित्तीय लेखांकन होता है, एक प्रबंधन होता है और एक कर लेखांकन होता है। ये तीनों जो है लेखांकन का शाखा है, बाकी ये नहीं है। अब विपणन का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मार्केटिंग तो समझ में आ रहा होगा, मार्केटिंग अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का सही प्रक्रिया है। सही प्रक्रिया इसका बताना है, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, सारांश, विश्लेषण और व्याख्या। ये एक प्रोसेस है लेखांकन का, करेक्ट जो है प्रोसेस आपसे पूछा है। तो अकाउंटिंग का करेक्ट प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करें, फिर क्लासिफाई करें, फिर समराइज करें, फिर एनालाइज करें और फिर आप इंटर जो है प्रिंटिंग करें। यानी रिकॉर्डिंग करें, वर्गीकरण करें, सारांश, विश्लेषण और व्याख्या। तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, लेखांकन का उद्देश्य क्या है पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन तो आप सभी को विजुअल हो पा रहा होगा, ठीक है। देखिए, वित्तीय जानकारी प्रदान करने के लिए जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी है, ठीक है। लेखांकन का यही उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है अकाउंटिंग का जो है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है आपका कि वित्तीय जानकारी जो है प्रदान करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपको लेखा परिपाटी का उदाहरण है। लेखा परिपाटी का उदाहरण कौन सा है पूछा गया है। ऐतिहासिक लागत परिपाटी है, मिलान है, ये आपका रूढ़िवादिता है। यहाँ पे विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे थंबनेल आ गया है, और यहाँ पे भौतिक जो है सिद्धांत है। तो लेखा परिपाटी का उदाहरण, बाकी देखिए जो पीडीएफ आपको मिलेगा इससे वो ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैं एट ए टाइम आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास जो अभी ये पीडीएफ अवेलेबल है, बाकी तो सबसे पहला बात ये केवल मेरे पास क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो मैं एज इट इज इसको ही आपको दे दूंगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ पे आंसर्स वगैरह नहीं रहेगा। बाकी थोड़ा सा क्वालिटी यहाँ पे डाउन है, आपको मैं भेजूंगा वो जो पूरा हाई क्वालिटी में रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ऐसे में एक ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद अंतर जो है देख सकते हैं। और मेरे को पता है कि मैक्सिमम लोग जो है मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में अगर हाई क्लियरिटी में अगर पीडीएफ नहीं है तो देखने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। बाकी मैं यहाँ पढ़ देता हूँ तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, कौन सा लेखा परिपाटी का उदाहरण है, तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऐतिहासिक लागत परिपाटी, ठीक है। हिस्टोरिकल जो है कॉस्ट कन्वेंशन, यही एग्जाम्पल है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन का। लेखांकन का जो है स्रोत जो है दस्तावेज क्या है, स्रोत दस्तावेज आखिर होता क्या है, ठीक है। देखिए, व्यवसायिक लेन देन की पहचान और रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाला दस्तावेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्रोत दस्तावेज होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं। स्रोत दस्तावेज क्या होता है, तो जिनका हम उपयोग कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसायिक लेन देन की पहचान करने के लिए कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के लिए कर रहे हैं, इसी को हम लोग स्रोत दस्तावेज कहते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे, चालान हो गया, रसीद हो गया, बैंक का विवरण हो गया,
ठीक है, तो ये सब क्या है, स्रोत दस्तावेज है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा वही नहीं है। ठीक है, लेखा वही जो है नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। तो बैलेंस शीट है, जर्नल है, खाता बही और कैश बुक। ठीक है, तो लेखा बही नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट, इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बैलेंस शीट जो होता है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है आप सभी को पता है, जो आपको दिखाता है एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में, इक्विटी ऑफ जो है आपको एंटिटी के बारे में, वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इन टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट होता क्या है आखिर, ये आपको एक वित्तीय विवरण होता है जो किसी भी विशिष्ट समय पे किसी इकाई की संपत्ति, देनदारी, इक्विटी को दर्शाता है। बाकी जो है यहाँ पे जनरल जो है, खाता बही है, कैश बुक है, ये सब जो है आपको लेखा पुस्तक में आ जाता है। आगे देखिए, डेबिट और क्रेडिट का नियम क्या है। तो डेबिट और क्रेडिट का नियम क्या है पूछा गया है, लेखांकन पुस्तकों में लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए दिशा निर्देशन करना। बिल्कुल ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा था डेबिट और क्रेडिट का नियम। देखिए रूल ऑफ जो है डेबिट ऑफ क्रेडिट की बात करें, ये क्या करता है, आपको गाइडलाइंस देता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग बुक्स। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए देता है। बाकी अंग्रेजी माध्यम वाला भी इसको देख सकते हैं, मैं अंग्रेजी टर्म यूज कर देता हूँ जहाँ भी इसमें जरूरत होता है। लेखांकन की लेन देन के अभिलेख का क्या तात्पर्य है, अभिलेखन का क्या तात्पर्य है आपसे पूछा गया है। ठीक है, अभिलेखन, तो देखिए एक व्यापार के अंदर और बाहर पैसे का प्रवाह को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, अभिलेखन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बी बन गया। आगे देखिए, लेखांकन में निम्नलिखित में से कौन सा खाता प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सारा अकाउंटिंग का बात हो रहा है, लेखांकन यानी अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए भुगतान खाता, ये जो है आपको खाता का प्रकार इसमें नहीं है, बाकी संपत्ति खाता, देयता खाता और व्यय खाते हो जाएगा। ठीक है, जो पेमेंट अकाउंटिंग होता है, ये अकाउंटिंग का जो है, अकाउंट जो है अकाउंटिंग का नहीं होता है। ठीक है, मेन जो है इसमें 3 टाइप का ही होता है, लेखांकन में 3 प्रकार का खाता ही होता है। एक आपका परिसंपत्ति खाता होता है, एक देयता खाता और एक इक्विटी खाता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन त्रुटि के प्रकार नहीं है। ठीक है, लेखांकन त्रुटि के प्रकार आपसे पूछा जा रहा है, आयोग त्रुटि है, चूक त्रुटि, स्थानांतरण त्रुटि और मुद्रास्फीति त्रुटि। ये देखिए मुद्रास्फीति जो त्रुटि है ये आपको लेखांकन त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, डी बनेगा। जनरली 3 प्रकार का लेखांकन त्रुटि होता है, कौन, एक आयोग, एक चूक और एक हस्तांतरण। इस सबको याद कर लेंगे। ठीक है, बाकी टाइम वगैरह तो ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, अब कंसेप्ट डेवलप करने का उतना टाइम है नहीं आपके पास। ठीक है, तो मुद्रास्फीति जो त्रुटि होता है वो लेखांकन त्रुटि का प्रकार नहीं होता है, याद रखना है। इन्फ्लेशन ईरर होता है वो आपका अकाउंटिंग ईरर नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। लेखांकन में ट्रायल बैलेंस का क्या महत्व होता है। देखिए, लेखा प्रणाली में त्रुटियों की पहचान करने के लिए, ट्रायल बैलेंस का मतलब इसके त्रुटियों को पहचान करने के लिए होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ जो ट्रायल बैलेंस जो होता है आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम में जो ही एरर होता है। चलिए अगला देखते हैं, उच्च खाता क्या है, उचत खाता। ठीक है, उचत खाता आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं, यानी सस्पेंस अकाउंट्स के बारे में पूछा गया है। तो एक खाते का उपयोग अस्थायी रूप से शेष राशि को तब तक रखने के लिए किया जाता है जब तक कि इसे ठीक से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, विनिमय विपत्र क्या है। अब ये जो अकाउंटिंग में थोड़ा सा हिंदी टर्म है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए अंग्रेजी भी यहाँ पे आप ध्यान में देखेंगे। आपसे पूछा गया है विनिमय आपके विपत्र, ये जो है व्यापार लेन देन में भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला आपको वित्तीय साधन है। व्यापार में लेन देन में भुगतान करने के लिए जो भी उपयोग करते हैं एक वित्तीय साधन है आपका विनिमय विपत्र। ठीक है, यानी आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पूछा जा रहा था। अगला देखिए, विनिमय पत्र की कार्य प्रणाली क्या होती है, क्या है कार्य प्रणाली इसकी।
तो ये जो है व्यापार लेन देन में भुगतान की एक प्रक्रिया है। अभी हम लोग देखे थे कि विनिमय, यही सेम क्वेश्चन तो शायद पिछला भी ये पूछा गया था। तो व्यापार लेन देन में भुगतान का क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए वचन पत्र क्या होता है, पूछा गया है वचन पत्र। देखिए संपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कानूनी दस्तावेज होता है। ठीक है, ये तो आपको गलत हो जाएगा। यानी वचन पत्र यानी क्या आपसे पूछा जा रहा है, प्रोमिसनरी जो है नोट के बारे में। व्यापार लेन देन में भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला एक वित्तीय साधन, यही क्या हो जाएगा, आपका वचन पत्र हो जाएगा। प्रश्न 16 देखें, लेखांकन मानकों के तहत वस्तु सूची का हिसाब कैसे लगाया जाता है। वस्तु सूची का हिसाब यहाँ पे आपको लगाना है। कैसे लगाया जाता है, लागत या शुद्ध असूली योग्य मूल्य के कम पे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, अंतिम खाता तैयार करने का उद्देश्य क्या है। जो अंतिम खाता तैयार किया जाता है, जो फाइनल अकाउंट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है किसी भी बिजनेस के लिए, तो व्यापार लेन देन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, सिंपल सा बात है, व्यापार लेन देन में जानकारी के लिए अंतिम खाता आपको बनाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार खाते में शामिल है। व्यापार खाते में कौन सा शामिल है पूछा जा रहा है। देखिए, तो सकल लाभ जो है इसमें आपको शामिल हो जाएगा। ट्रेडिंग खाते में हम लोग इसको शामिल करेंगे। ठीक है, व्यापार खाते यानी ट्रेडिंग जो है, आपसे अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा था। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको वित्तीय विवरण दिया जाता है, जो भी माल या सेवा में बिक्री से जुड़ा राजस्व या प्रत्यक्ष लागत का सारांश देता है ये। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ या हानि खाते में शामिल है। अचल संपत्ति है, वर्तमान देनदारी है, परिचालन व्यय है या शेयर पूंजी है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा लाभ या हानि खाते में जो है शामिल है। यानी ऑपरेटिंग जो है एक्सपेंसेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे परिचालन व्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसको इंक्लूड करते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैलेंस शीट में शामिल है। क्या पूछा जा रहा है, बैलेंस शीट में कौन सा शामिल है, बताइए। आप लोग आंसर पैरेलली में करते रहेंगे, मैं थोड़ा सा वक्त इसलिए आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, बिक्री राजस्व है, मूल्य ह्रास व्यय है, खराब ऋण जो है व्यय है या शेयर पूंजी है। बैलेंस शीट में जो है शामिल किसको किया जाता है आपको। ठीक है, तो शेयर कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, शेयर कैपिटल जो है इंक्लूड होता है बैलेंस शीट में, ध्यान रखेंगे। बैलेंस शीट होता क्या है, आप सभी को बताइए है कि एक वित्तीय विवरण होता है, जो कोई भी कंपनी है मान लीजिए, एक विशिष्ट समय के लिए कंपनी की संपत्ति, देनदारी, इक्विटी, इस सब का ये सारांश के बारे में जानकारी देता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है। संघ बनाने का आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19(1) का बी में देखेंगे, तो जो भी नागरिक यहाँ पे हैं शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार इकट्ठा किए उनको अधिकार जो है प्रदान करता है, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो संघ बनाने का आपको आर्टिकल अब देखेंगे तो 19(1) जो है सी में आपको दिखेगा, संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, आप बना सकते हैं। आगे देखिए, विशाखा जो है दिशा निर्देशन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वर्ष जारी किए गए थे। ये जो है आपका 1997 में विशाखा मामला जो आया था सर्वोच्च न्यायालय में 1997 में आया था। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी कार्यस्थल है उस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए दिशा निर्देशन यहाँ पे निर्धारित किया था। ठीक है, आगे देखिए, खैर कानून वगैरह इसके लिए नहीं बनाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, समान जो है पारिश्रमिक अधिनियम 1976 निम्न आधार पर मजदूरी के भुगतान के भेदभाव पे रोक लगाता है। तो ये है, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए समान या जो भी पारिश्रमिक की बात की जाती है अधिनियम 1976 में, कोई भी पुरुष और महिला है तो श्रमिकों को समान और समान प्रकृति काम के लिए समान वेतन भुगतान करना है। ठीक है, तो लिंग के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 कि आप लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया आपको, कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 निम्नलिखित में से किस मामले में श्रमिकों के मुआवजा का प्रावधान करता है।
कार्यस्थल पे चोट लगने पे, कार्यस्थल के कारण बीमार होने पे, कार्यस्थल के कारण विकलांग होने पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो कर्मकार मुआवजा मिलता है, जो अधिनियम 1923 में लिखा है, देखिए कोई भी कार्यस्थल है, अगर उस पर चोट लग गया तो उसको मुआवजा मिलेगा, वहाँ बीमार पड़ता है तब भी मिलेगा, और विकलांग अगर होता है कार्यस्थल पे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको अधिनियम 1923 में स्पष्ट किया गया है। चलिए अगला देखते हैं 25। विशाखा केस संबंधित है, तो अभी हम लोग बात किए थे विशाखा केस जो है किससे संबंधित है आपका, 1997 में मामला था ये, कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ट्रेड यूनियन जो है अधिनियम प्रावधान करता है, ट्रेड यूनियन अधिनियम, ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण, काम के घंटे का विनियमन, श्रमिकों को मुआवजा, औद्योगिक विवादों का निपटारा। ट्रेड यूनियन अधिनियम जो है प्रावधान करता है आपको ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हड़ताल और जो है तालाबंदी किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है? हड़ताल और तालाबंदी, देखिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, हम लोग ये देखे थे ऑलरेडी क्वेश्चन पहले भी। औद्योगिक विवाद विवाद अधिनियम जो है कब का था? 1947। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि भारत में जो भी है श्रम न्यायालय है या औद्योगिक आपका न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है 1947। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा अधिनियम श्रम न्यायालय और औद्योगिक जो है न्यायाधिकरण का प्रावधान करता है? अभी हम इसी के ऊपर आपको बात किए थे, कौन है? औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा। और औद्योगिक विवाद अधिनियम कब आया था? 1947 में, मतलब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में बनाया गया। कर्मकार मुआवजा अधिनियम प्रावधान करता है, कार्यस्थल पर दुर्घटना के मामले में श्रमिकों को मुआवजे का, श्रम कल्याण बोर्ड की स्थापना का, काम के घंटे का। देखिए कर्मकार मुआवजा, मुआवजा किसके लिए होगा? जो भी कार्यस्थल पर दुर्घटना होगा उस मामले में श्रमिकों को मुआवजा देने से, ऑप्शन ए ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं, इन सब टॉपिक से बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास शक्ति होती है, कैसी शक्ति होती है? श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का, औद्योगिक विवादों को सुलझाने का, बिल्कुल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो भी विवाद आता है, ठीक है, इसी को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए ये किया जाता है, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, तो ऑप्शन बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या दिया है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, तो कर्मचारियों को सेवानिवृत्त लाभ प्रदान करने के लिए, कर्मचारी और उनके परिवार को चिकित्सा जो है लाभ प्रदान करने के लिए। ठीक है, चूंकि बीमा अधिनियम है तो इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि कर्मचारी है उनके परिवार है उनको चिकित्सीय लाभ दिया जाए। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा सेवानिवृत्ति लाभ भारत में अनिवार्य नहीं है? सेवानिवृत्ति लाभ जो है भारत में अनिवार्य नहीं है, आपसे पूछा गया है। रिटायरमेंट जो बेनिफिट होता है भारत में कौन सा मैंडेटरी जो है नहीं है? तो ग्रेजुटी है, पेंशन है, भविष्य निधि है, स्वास्थ्य बीमा। ये स्वास्थ्य बीमा जो है यहाँ पे नहीं शामिल किया गया, यानी आपको हेल्थ जो है इंश्योरेंस की बात यहाँ पे नहीं है। आगे देखिए, असंगठित श्रम की परिभाषा क्या है? असंगठित श्रम यानी और जो अनऑर्गेनाइज होता है लेबर की बात की जा रही है। देखिए श्रमिक जो किसी ट्रेड यूनियन के साथ पंजीकृत नहीं है, श्रमिक जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना से आच्छादित नहीं है, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज लेबर के बारे में आपसे पूछा जा रहा था, तो ध्यान रखेंगे अनऑर्गेनाइज लेबर में जो है कौन से वर्कर आते हैं? तो जो किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के जो है दायरे में जो है आपको जनरली ये नहीं आते हैं। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा योजना में आच्छादित जो नहीं है इन्हीं को असंगठित हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, भारत में असंगठित श्रमिकों के सामने निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया कौन सी चुनौती नहीं है? नौकरी की सुरक्षा का अभाव, ठीक है, सीमित जो है सौदेबाजी, शिक्षा और जो है कौशल का उच्च स्तर। यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, शिक्षा और कौशल का उच्च स्तर। असंगठित श्रमिकों के सामने कौन सा चुनौती नहीं है? ठीक है, ये पूछा गया था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में श्रम मंत्रालय के साथ एक कार्यस्थल संस्थान है? श्रम मंत्रालय के साथ देखेंगे तो संस्थान कौन कौन है? तो यहाँ पे कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, ये है राष्ट्रीय जो है आपको श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास परिषद,
भारतीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान अनुसंधान और विकास संस्थान, ये सारा ही है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यानी कहने का मतलब आपका ESIC होता है, आप सभी को पता ही है। इसके अलावा आपको NILERD ये भी होता है, और IILERD, ठीक है, तीनों आप याद रखेंगे। यानी आपका ESIC आपको पता ही है, एम्प्लॉय जो है स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। दूसरा आपका हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और तीसरा आपका हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारा जो है लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आ जाता है, श्रम मंत्रालय के अंदर में ही सारा आता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा क्या जो है कार्य किया जाता है, पूछा गया है। अनुबंध श्रम की रोजगार स्थितियों को विनियमित करने के लिए, देश में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय। तो मुख्य श्रम आयुक्त जो है कार्यालय जो है देश में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत में श्रम जो है सांख्यिकी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेवार होता है। तो इसके लिए तो आप सभी को पता है श्रम ब्यूरो होता है, ठीक है, लेबर जो है ब्यूरो होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ये क्या करता है, आपको कंडक्ट करता है लेबर सर्वे, और कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है लेबर स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। आगे देखिए, भारत के जो है कल्याण आयुक्तों की क्या भूमिका है। भारत के श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना, तो बिल्कुल जो है इनकी भूमिका होती है। कल्याण आयुक्त जो है क्या करते हैं, जो भी श्रमिक है उनके कल्याण को बढ़ावा देना है और सुनिश्चित करना है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके अधिकारों का जो है रक्षा किया जाए, ठीक है। ये सब जो लेक्चर है, जैसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन है स्टैटिक, इसको आप एटलीस्ट जो है एग्जाम में जाने से पहले 2 बार जरूर देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। श्रमिकों को जो है सामाजिक सुरक्षा देने का काम कौन करता है, ठीक है, यानी सोशल सिक्योरिटी कौन देता है, ये आपसे बात पूछा जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, ये देता है क्या, आपको पता है, बिल्कुल ही, ठीक है, यानी ESIC। और आपका EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है, तो आपको EPFO भी देता है, एम्प्लॉयज जो है प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों ही देता है बेनिफिट, ऑप्शन सी बनेगा। आगे देखिए, भारत में मध्यस्थता बोर्ड की क्या भूमिका होती है, ठीक है, मध्यस्थता बोर्ड की क्या भूमिका होती है, पूछा जा रहा है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। मध्यस्थता के काम ही क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग में जो भी है नियोक्ता हो गया और एक तरफ कर्मचारी, उनके बीच कोई औद्योगिक विवाद होता है तो उसको क्या करना, सॉर्ट आउट करना, निपटाना होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये सबको पता होगा, ये कहाँ किया गया था, श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में जो है स्वामी रामानुजाचार्य का शांति की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में चुना गया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बनारसी को चुना गया था। SCO आपको पता है शंघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है, इसके लिए पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किसको घोषित किया गया, बनारसी को, याद रखेंगे, ठीक है। आखिर ये जो आपको सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी चुना गया, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है कि जो भी सदस्य राज्य हैं उनके बीच लोगों को जो है संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना। आगे देखिए, कोंडू या झूम खेती जो समाचारों में थी, किस राज्य के आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है, ठीक है, झूम खेती आपको पता है ये तेलंगाना का हो जाएगा, ठीक है। वनों की कटाई से निपटने के लिए जो है 2021 में ये जो भी भूमिहीन थे, गैर आदिवासी किसान थे, वनों के जो है अंदर खेती को परिधनीय क्षेत्र के लिए हस्तांतरित करने का निर्णय लिए थे, ठीक है। आगे देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 44, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र निम्नलिखित में से किस जल निकाय में स्थित है, सबसे बड़ा, ये जो है रामागुंडम जलाशय। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो है सोलर प्लांट की बात पूछी जा रही है, ये तेलंगाना का जो है रामागुंडम में है, ठीक है, याद रखेंगे, 100 मेगावाट का, ठीक है, NTPC के द्वारा ये शुरू किया गया है, 100 मेगावाट इसका क्षमता है, ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर है, बाकी मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, अप्रत्याशित है, अप्रत्याशित जो है आपको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है,
यानी क्या अप्रत्याशित क्लियर नहीं हो पा रहा है? ठीक है, थोड़ा जूम इन करने दीजिए। अप्रत्याशित कर शायद पूछ रहा है। हाँ, तो देखते हैं इसको। देखिए, ये क्या होता है आपका, मुनाफे पे एक उच्च कर का दर होता है जो किसी विशेष कंपनी या उद्योग के अचानक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो। अप्रत्याशित कर के बारे में ही आपसे पूछा गया है, ठीक है, जो हायर टैक्स रेट है। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा। बाकी देखते हैं प्रश्न नंबर 46। निम्न में से जो है कौन G4 राष्ट्र समूह का सदस्य नहीं है? G4, G4 में कौन चार देश हैं आप याद रखेंगे? तो देखिए, एक ब्राजील है, जर्मनी है, भारत और जापान। ठीक है, इसमें शामिल कौन नहीं होगा? भारत तो हो जाएगा, जापान भी होगा आपका, इसमें फ्रांस शामिल नहीं होगा। ब्राजील हो जाएगा। चौथा इसमें कौन है? तो ब्राजील हो ही गया आपका, जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी, भारत, जापान और ब्राजील जो है ये G4 राष्ट्र के चार संघ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ग्लोबल जो है आपको इंडेक्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जो है फाइंडेक्स रिपोर्ट की बात करें अगर, ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट, तो ये जो है आपको विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल फाइनेंस इंडेक्स जो होता है, ये वित्तीय सेवाओं के भुगतान को लेके बचत और उधार लेने के लिए वैश्विक पहुंच पे ध्यान केंद्रित कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु कार्रवाई जो है पंचामृत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है? जो जलवायु कार्रवाई पंचामृत है, इसका हिस्सा कौन नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, भारत का जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धता। अब देखिए, इसमें देखते हैं 2030 तक जो है 500 गीगावाट आपको गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता पहुंच। ये तो इसका था कि 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट जो गैर जीवाश्म ऊर्जा है इसकी क्षमता हम लोग पा लेंगे। ठीक है, यानी नॉन जो है फ्यूजल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। 2005 के स्तर से 2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन की तीव्रता 45% की कमी की जाएगी। ठीक है, तो ये भी इसके उद्देश्य में जो है शामिल है। नेक्स्ट देखिए, 2040 तक शुद्ध जो है आपको शून्य जो है उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये क्या हो गया आपको, तीसरा गलत हो गया। ठीक है, शुद्ध जो है शून्य उत्सर्जन के लिए हम लोग 2040 नहीं, कब के लिए टारगेट किए हैं, 2070। देखिए, भारत अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है भारत में, यानी औद्योगिकरण हो रहा है भारत में। तो ऐसे में यदि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन की बात इतना कम समय तक रहेंगे तो भारत में एक जो है विकास में बाधा होगा। ठीक है, 2070 तक टारगेट किया गया है, गलत हो गया। 2030 तक नवीनकरणीय ऊर्जा को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% प्राप्त करना है, ये सारा कुछ लगता है, याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो पंचामृत है इसमें क्या क्या शामिल है एक बार मैं बोल देता हूँ। पहला, 2030 तक आपको 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का टारगेट है। 2030 तक अपना ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीनकरणीय ऊर्जा का जो है प्राप्त कर लेना है। अभी आपको पता ही है कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल पे ज़्यादा निर्भर हैं। अब और एक और टारगेट है कि 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन का कमी किया जाएगा। और एक और टारगेट ये रखा गया कि 2005 के स्तर से 2020 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता हम लोग 45% कमी करेंगे। और 2070 तक जो है शून्य जो है अपना उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, कार्बन की बात हो रही है, ये सब बात आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, अगला है आपको क्वेश्चन नंबर 49। क्लो जो है फाजिमिन क्या है? तो ये देखिए, कुष्ठ रोगों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली ये क्या है, एक दवा है। ठीक है, तो 49 हो गया, आके देखते हैं 50। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? कौन सी मंत्रालय की ये पहल है पूछा गया है। देखिए, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये जो है आपको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये आपको आंतरिक व्यापार जो है संवर्धन विभाग, ये एक जो है क्या है, एक पहल है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको डिजिटल और जो है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाए, सभी पहलुओं के लिए खुले जो है नेटवर्क का बढ़ावा दिया जाए। आगे देखते हैं प्रश्न जो है 61, सॉरी 51 है। चलिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चलिए 51 नेक्स्ट पे होगा। 51,
स्माइल जो है 75 पहल निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? ये आसान सा क्वेश्चन है, किसके लिए किया गया था? भीख मांगने के कार्य में लगे जो व्यक्ति हैं उनका पुनर्वास के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आपको 75 नगर निगमों में पहचान किया गया और इसी के अंतर्गत जो है यहाँ पे स्माइल शुरू किया गया था, स्माइल 75 इनिशिएटिव। आगे देखिए, भारत ने किस देश के सहतूत बांध बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश में? तो आप सभी को पता होगा, ये अफगानिस्तान में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित चंद्रमा के लिए ऑटोमस मिशन हाल ही में खबरों में रहा। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है ये ऑटोमस मिशन? ये जो है एक आपका नासा का पहल है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये आपको मानव रहित जो है चंद्र मिशन है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है? मानव रहित चंद्र मिशन है। और बाकी काम क्या करेगा आप सभी को पता ही है, चंद्रमा पे जाएगा और वहाँ का सूचना वगैरह इकट्ठा करके हम लोग को यहाँ पे भेजेगा। अगला देखिए, हम लोग को नहीं, रिसर्च सेंटर को भेजा जाएगा, उससे हम लोग नॉलेज ले लेंगे। देखिए, टोमेटो फ्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको सही है। यह एक असंक्रामक वायरल रोग है। यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों में फैलने वाला एक जानलेवा जो है फ्लू है, टोमेटो फ्लू। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा सही है आपको? तो ये एक वायरल बीमारी है, तो ये क्या बोल रहा है? असंक्रामक वायरल रोग है। ये तो आपको संक्रामक है, तो पहला आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, और 5 साल के कम उम्र के बच्चों में जनरली ये देखने को मिलता है, जानलेवा फ्लू है। दूसरा सही है, तो केवल 2 बन जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपको एडीप योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, एडीप योजना तो वैकल्पिक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम से, इससे संबंधित नहीं है। विकलांग व्यक्तियों को सहायता के लिए है ये। ठीक है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक पहल है आपको, एडिप। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में आपको किस संस्थान पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है? तो ये जो है हनले लद्दाख में। ठीक है, हनले लद्दाख में। अगला देखिए, अगला है आपको जाम्बी आइस निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? जाम्बी आइस, बर्फ जो मूल बर्फ के चादर का हिस्सा बने रहने के दौरान ताजा बर्फ जमा नहीं कर रही है। ठीक है, जाम्बी आइस हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 58। भारत सरकार के NI 6 पोर्टल का उद्देश्य आपको किस बीमारी को लक्षित करना है? देखिए, NI जो 6 पोर्टल है, इसके बारे में बात की जा रही है। NI आपको 6, जो NI 6 पोर्टल है, तो किस बीमारी के लिए? आपको क्षय रोग के लिए है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछले 5 वर्ष में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है? देखिए, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक अगर देखें, ये आपको भारत हो गया है। ठीक है, चलिए, देखिए, दुनिया का जो भी अभी चावल निर्यात हो रहा है, उसमें अकेले भारत का जो है 40% जो है यहाँ पे निर्यात हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनरेगा की तर्ज पे इंदिरा गांधी जो है शहरी रोजगार योजना नामक एक जो है राज्य जो है योजना हाल ही में शहरी क्षेत्रों में परिवार को 100 दिन का रोजगार प्राप्त प्रदान करने के लिए घोषित की गई। किस राज्य ने जो है योजना शुरू किया है? ये जो है आपको राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। इंदिरा गांधी जो है शहरी रोजगार योजना मनरेगा के तर्ज पे ये शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसमें भी आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको मनरेगा में दिया जाता है। प्रश्न 61 देखें। हार्क्यू दोनेस्क और ओडेशा अक्सर समाचार में ये आपको देखने को मिलता है शहर। ये किस देश का हिस्सा है? आप सभी को पता ही होगा, ये सारा यूक्रेन का हिस्सा है। और अभी भी जो है रूस यूक्रेन युद्ध जो है जारी है। आगे देखिए, कौन सा देश जो है 2022 में एक्सरसाइज जो है पिच ब्लैंक नामक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? तो देखिए, भारत है, यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो इसकी मेजबानी कर रहा है। आगे देखिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए यहाँ पे कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। देखिए, इसका उद्देश्य भारत में कचरा मुक्त शहर बनाना है। बिल्कुल, शहरी जो है 2.0 का लक्ष्य है ये।
इसे आवास और शहरी जो है मामले के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, तो ये भी जो है दोनों सही है। दोनों सही निकल गया तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा? अच्छा, ये जो मिशन शहरी 2.0 है, ये जो है कब जो है ये चालू किया गया है? तो 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन तो सी बनेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 64। ऑपरेशन जो है यहाँ पे, ऑपरेशन डिग्निटी करके कुछ है, यहाँ पे क्लियर जो है विजुअल नहीं हो पा रहा है। ऑपरेशन जो है यहाँ पे शायद सर्च है, क्या है? ऑपरेशन डिग्निटी और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का, नन्हे फरिश्ते सब किसका है? इतना तक क्लियर हो गया आपको कि ये जो है आपको रेलवे सुरक्षा बल से रिलेटेड है। रेलवे सुरक्षा जो आरपीएफ है, ये ऑपरेशन आपका सेवा, ठीक है, ऑपरेशन ये सेवा हो जाएगा, ऑपरेशन सेवा। इसके अलावा ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता मिशन, ठीक है, और जीवन रक्षा और ऑपरेशन मातृशक्ति, ठीक है। ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आपका क्यूबिट शब्द का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो क्यूबिट या इसको हम क्वांटम बिट बोलते हैं, ये जो है आपको क्वांटम कंप्यूटिंग में। आगे देखिए प्रश्न नंबर 66। देखिए पूछा गया है यहाँ पे 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वेल आपको इन इक्वलिटीज में शोध के लिए दिया गया। यह शब्द जो है मुख्य रूप से संबंधित है। देखिए, तो ये शब्द जो है आप सभी को पता होगा कि 2022 में नोबेल जो है 3 जो है भौतिकविदों को दिया गया था। इनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। इन तीनों को दिया गया था। एक थे आपके एलेन जो है आपको एस्पेक्ट थे, जॉन कलांजर और एंटोन जो है जिलिंगर। और ये जो बिल आपको इनइक्वलिटीज है शोध के लिए दिया गया है, शब्द मुख्य रूप से क्वांटम भौतिकी से रिलेट करता है। अगला देखिए प्रश्न आपका 67। हाल ही में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन जो है क्लाइमेट चेंज के तहत सीओपी सीओपी 27 का आयोजन किस स्थान पे होने जा रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शर्म अल शेख। अगला देखिए 21 जो है मैट्रिक्स एम वैक्सीन जो हाल ही में खबरों में है, का उपयोग किस रोग के रोकथाम के लिए किया जाएगा? यहाँ पे रोग है आपका, किस रोग के रोक इसके लिए किया जाएगा? तो ये जो आपको मलेरिया के लिए, ठीक है, मलेरिया के लिए हम लोग यूज करेंगे ये R21, या इसको जो है आपको मैट्रिक्स एम इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगला है आपका ई आपको बाल निदान निम्नलिखित में से किसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है? ई बाल निदान। तो ये जो है बाल अधिकारों को उल्लंघन की शिकायतों के लिए है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, किस भारतीय तीर्थ स्थल ने हाल ही में 2041 तक शुद्ध शून्य जो है कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया है? कि 2000 जो है हम लोग 41 तक शुद्ध जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे। ये जो है मथुरा वृंदावन। अगला देखिए प्रश्न 71। ईपीएफ पे ब्याज दर की गणना निम्न में से किसके आधार पर की जाती है? ठीक है, तो ये जो है ये आपको मासिक जो है की जाती है। ठीक है, मासिक आधार पे ईपीएफ में जो अकाउंट पे मिलने वाला ब्याज की गणना जो है मासिक जो है रनिंग बैलेंस के आधार पर ही की जाती है। अगला देखिए प्रश्न जो है 72। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है। पहला है कर्मचारी भविष्य निधि योजना, अचानक मृत्यु हो जाने पर परिवार के सदस्यों की राहत। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सही नहीं है। कर्मचारी पेंशन योजना, सेवानिवृत्त के बाद पेंशन, ये सही हो गया। कर्मचारी जमा जो है लिंक्ड बीमा योजना, सेवानिवृत्त बचत, ये भी आपको सही नहीं होगा। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि जो है योजना ये कब आया था? ठीक है, याद रखेंगे कब आया था, 1952 में। ठीक है, और इसमें है कि जो ईपीएफओ योजना में सेवानिवृत्त बचत से संबंधित है, अचानक मृत्यु वाला इसमें नहीं है कहानी, ये गलत हो गया था। ये कर्मचारी पेंशन योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको 90 जो है आपको 95 याद रखेंगे। ये सब फैक्चुअल डाटा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ईपीएस के बारे में पूछा जा रहा है। और ये जो है सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने की बात थी, तो ये सही था। कर्मचारी जो जमा लिंक जो यहाँ पे बीमा योजना है, ये आपको जो है 1976 में, ठीक है, 1976 में है। और
इसमें सेवानिवृत्त बचत की बात नहीं की गई थी, ठीक है। इसमें आपको क्या किए गए थे, जो भी ईपीएस योजना है उसके सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से संबंधित है। यहाँ पे केवल 2 सुमेलित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 प्रत्येक प्रतिष्ठान पे लागू होते हैं, जिसमें क्या होता है, देखिए, तो 10 से अधिक व्यक्ति जहाँ कार्यरत है वहीं लागू होगा। आपको 90 जो है 52 अधिनियम जो है कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान कहाँ कहाँ लागू होता है, 20 या अधिक को रोजगार देने का जो उद्योग हो वहीं पे ये लागू होता है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। और 5 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाला थिएटर के लिए भी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए 74, कर्मचारी भविष्य निधि योजना निम्नलिखित में से किस जो है संवैधानिक दायित्व को पूरा करती है। ये जो है आपको राज्य के नीति निदेशक के सिद्धांतों के दायित्व को जो है पूरा करती है। आगे देखिए, भारत में नियोजित जो है अस्थायी श्रमिकों की, यहाँ पे अस्थायी है आपको, ठीक है, नियोजित अस्थायी श्रमिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको दिया गया, आगे देखें और स्टेटमेंट है क्या इसमें, नहीं, यहाँ बताना है आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको सही होगा। देखिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला है सभी आकस्मिक कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि कवरेज का हकदार है। अभी हम लोग देखे थे सभी लोग हकदार इसके नहीं है, तो ये तो गलत हो गया पहला, ठीक है। 1952 में जो प्रावधान किया गया है उसके तहत जो है सभी लोगों के लिए बात ये नहीं किया गया। बाकी देखें, सभी आकस्मिक कर्मचारी नियमित काम के घंटे और ओवर टाइम भुगतान के हकदार हैं, ये सही है। सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करती है कि एक जो है प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। ये 2-3 तो आपको सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 2-3 ऑप्शन में सी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 70, ये 5 हो गया, 76। देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको ईपीएफओ विजन 2030 का अभिन्न अंग है, कौन सा इसमें सही है आपको ये बताना है। अनिवार्य जो है सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज करना, ईपीएफओ सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना चाहता है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है यानी ईपीएफओ, ये 2030 तक सभी वयस्क कामकाजी नागरिकों के लिए अनिवार्य जो है सामाजिक सुरक्षा कवरेज का प्रस्ताव रखा है। और इसमें ये भी है आपको कि न्यूनतम मजदूरी को भी सुनिश्चित करना, दोनों ही है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, सब्सक्राइबर को अपने ईपीएफओ खाते से पेंशन निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म भरना होगा। देखिए, फॉर्म एक 10C होता है, फॉर्म जो है 1931 और फॉर्म 51F। देखिए, अगर पेंशन का निकासी करना है, यहाँ पे क्या पूछा था आपको, पेंशन निकालना है, केवल अगर पेंशन निकालना है तो उसके लिए आप फॉर्म 10C अप्लाई करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपको पीएफ निकालना है तो उसके लिए फॉर्म 19 होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि आपको पीएफ निकालना है तो आप क्या आंसर करते हैं, फॉर्म 90, ठीक है। और पूरा पूरा पीएफ निकालना है तब ये कंडीशन होगा। मान लीजिए कुछ आप पीएफ निकालना चाहते हैं थोड़ा मोड़ा और कुछ छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म जो है 31 है। और लास्ट बचा आपका फॉर्म 51F। ये जो है सेवा के दौरान सदस्य का अगर मृत्यु हो जाता है, ऐसे में आपको नामांकित व्यक्ति द्वारा बीमा लाभ का दावा किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे चारों। फॉर्म 10 किसके लिए था, पेंशन के लिए था, ईपीएफओ खातों से पेंशन निकालने के लिए। फॉर्म 19 किसके लिए था आपको, केवल यहाँ पे पीएफ निकासी के लिए था, यानी संपूर्ण आप अपना पूरा पीएफ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म 19 है। लेकिन आप आंशिक निकालना चाहते हैं, कुछ उसमें जो है आप रखना चाहते हैं, तो फॉर्म 31 है। चलिए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा उपचार का आय से स्वास्थ्य के हिस्से के लिए एकल गैर जो है व्यक्तिगत आरक्षित निधि के रूप में प्रस्तावित योजना का नाम क्या है। तो देखिए, इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना, सघन इंद्र, प्रधानमंत्री जो है स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ठीक है, डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी वित्तीय समावेशन योजना नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए, जनधन योजना तो है ही, अटल पेंशन भी है, यहाँ पे आपका हृदय हो जाएगा। ये जो है आपको वित्तीय समावेशन योजना आपको नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा, ये हृदय जो है राष्ट्रीय विरासत शहरी विकास और संवर्धन योजना है, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जो है जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए देय प्रीमियम कितना होता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो देखिए 12 रुपया है, 150 रुपया, 436 रुपया। तो देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है आपको, चूंकि अपडेट हुआ है इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें अब 436 रुपये कर दिया गया है सालाना। ठीक है, प्रीमियम दर पहले आपका 1.25 रुपया प्रतिदिन आपको कर दिया गया था, यानी 330 रुपये पहले था, 330 से बढ़ा के 436 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 81। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपका मैथमेटिक्स का कंटिन्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक आध हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, बाकी जो हम लोग फिर इसका पार्ट 2 कर लेंगे, क्योंकि अभी लेक्चर यहाँ से काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मैं जो है एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन, ये ऐसा नहीं आपको करूँगा कि बिल्कुल आप ये कर लें वो इसका आंसर भी हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल ये तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अगर टेस्ट जो है अगर बना रहे हैं, हम लोग बहुत सारे मैं देखता हूँ कि टेस्ट वगैरह लोग बनाते हैं और डायरेक्ट आएंगे और यहाँ पे बोलेंगे इसका 60-70 है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर ले, गुना भाग कर ले, ऐसे करके, तो ये काम तो करना नहीं है अपने को। ठीक है, कर रहे हैं तो सही तरीके से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए 81 देखिए, 2 रेलगाड़ी है। बिल्कुल आप अगर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आप सीख के जाएंगे यहाँ पे। 2 रेलगाड़ी है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और एक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रहा है। तेज गति वाली रेलगाड़ी जो है धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लगता है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। सबसे पहले तो प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। आप तो रेलगाड़ी में सफर करते ही होंगे, मान लीजिए 2 रेलगाड़ी है आपका, ठीक है, और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, दोनों क्या चल रही है, सेम डायरेक्शन में। अब एक लंबी है थोड़ी, एक क्या है, छोटी है, अपने को पता नहीं है लेंथ कितना है। अब एक यहाँ पे लंबी रेलगाड़ी है, दोनों क्या चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, इमेजिनेशन कीजिए आपके पैरेलल में कोई रेलगाड़ी चल रही है, एक का स्पीड 60 है, एक का स्पीड क्या है, 70 है। ठीक है, तो तेज गति वाली जो रेलगाड़ी है धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे, मान लीजिए इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, ये धीमी गति वाला है, मान लीजिए इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, ये तेज गति वाला रेलगाड़ी है, इसको मान लेते हैं हम ए और इसको बी मान लेते हैं। तो ये मान लीजिए ये चलता है 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और इसका स्पीड दिया है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्रश्न में इतना सारा डाटा आपको दिया है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। फिर ये बोल रहा है कि जो तेज गति से चल रहा है वो धीमी गति वाले को कितने देर में पार कर जा रहा है, 2 मिनट 42 सेकंड में। ठीक है, टाइम भी दिया है कि 2 मिनट 42 सेकंड में। रेलगाड़ी का लंबाई आपको बताना है, तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है, मुश्किल है नहीं। देखिए जब भी सेम डायरेक्शन में चलता है, आपका जो रिलेटिव जो है वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, यानी सापेक्ष चाल हो जाता है, माइनस कर दीजिए आप। अगर ट्रेन गाड़ी, मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है ए और ये इधर से आ रही है बी, तो आप क्या करेंगे, दोनों को स्पीड को ऐड करेंगे यहाँ पे। अच्छा, खुद आप महसूस किए होंगे जब आप ट्रेन में जाते होंगे, तो आप मान लीजिए आप जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट और इधर अपोजिट साइड से आ रही है, तो ट्रेन आपको काफ़ी स्पीड में दिखाई देगी, क्योंकि आपका स्पीड और इसका दोनों स्पीड ऐड होकर यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन पैरेलली 2 ट्रेन चले तो आप सभी को पता ही है, ये जो है अगर मान लीजिए आप 50 से चल रहे हैं और ये 60 से चल रहा है, तो बिल्कुल ये आपको 10 से ही दिखाई देगा। यानी जब एक डायरेक्शन में चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आपको माइनस कर देते हैं, जब अपोजिट में चलेगा तो क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे तो आप सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आपका सापेक्ष चाल, यानी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 70 है और 60 है, और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर। ये कितना बन जाएगा आपको, 10। लेकिन वहाँ पे जो है ये किलोमीटर अभी पर आवर में है, हमारा क्वेश्चन जो है आगे दिया है 2 मिनट 42 सेकंड, तो हम इसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करना मुश्किल तो है नहीं, 10 है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज कीजिएगा आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे आवर है, आवर को जो है सेकंड में करने के लिए 3600 से, 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे कैंसिल, ये हो गया आपका 5 2 पचे 10 और ये हो गया आपका 18। ठीक है, और भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 2 9 18 और 2 पचे 10, ये कितना हो गया आपका 25/9। 25/9 क्या हो गया, ये मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो हमको रिलेटिव स्पीड पता हो गया। अब देखिए साथ ये भी बता रहा है कि टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट 42 सेकंड, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमको स्पीड पता ही हो गया और टाइम कितना है, 2 मिनट 42 सेकंड। क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में है तो इसको सेकंड में ही चेंज कर लेते हैं। 2 मिनट में कितना सेकंड होगा, 120 होगा, और इसको 42 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 162। 162 हो गया सेकंड, और आपको स्पीड पता ही है,
बस आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 162 इंटू कितना है ये, 25/9, 25/9, यही आपका मीटर आ जाएगा। तो देखिए 9 से कटेगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, ये 7, 9 × 8 = 72, 18 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 18×5 = 90, 9 आ गया, 18×2 = 36, और 36 से 9 कितना हो गया, 9×6 = 15, 450। यानी कितना हो गया आपका रेलगाड़ी का डिस्टेंस, कितना आ गया, 450 मीटर आ गया। देखिए ऑप्शन 450 मीटर, ठीक है, ये मीटर में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को आप क्या कर सकते थे, किलोमीटर में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे पूछा ही था कि मीटर में बताइए, तो फिर आपको जो है चेंज करना पड़ता है, इसलिए हम लोग ऑलरेडी पहले ही चेंज कर लिए। अगर इसी क्वेश्चन को आपको क्या करता, पूछ देता कि दो रेलगाड़ी हैं 60 और 70 से चल रहे हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब आप क्या करते, दोनों के स्पीड को ऐड करते हैं, यहाँ पे 6 7 13 130 हो जाता, फिर इसको आप बदलते, और फिर जो है आप ऐसे निकाल सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेईमान जो है व्यापारी है, क्रय मूल्य पे 12.5% की हानि पे माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय जो है 28 ग्राम वजन का उपयोग कर देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि आपको क्या होगा, यही आपको बताना है। देखिए ऐसा तो जनरली देखने को मिलता भी है प्रैक्टिकली, बेईमान कोई है व्यापारी, क्रय मूल्य का 12.5% हानि पे बेच दे रहा है, कि देखो भाई हम हानि पे माल बेच रहे हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि कोई यदि वस्तु वो 100 रुपये में परचेज किया है, तो बोल रहा है 100 रुपये में हम नहीं, आपको कितना में दे दे रहे हैं, 12.5% हानि। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 12.5 रुपये हानि हो जाएगा 100 रुपये पे, इसका मतलब हो जाएगा ये 87.5 रुपया में बोल रहा है कि हम बेच दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए दिमाग यहाँ पे क्या लगा रहा है, आपको 36 ग्राम के बजाय कितना दे दे रहा है, 28 ग्राम। आपको जो है देना है कितना, 36 ग्राम, लेकिन दे रहा है कितना, 28 ग्राम। तो देखिए 36 ग्राम का यदि आप विक्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ पे, तो 36 ग्राम का क्या आ जाएगा आपका, ये 87.5 डिवाइड कर दीजिए इसमें 28 से, इंटू 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 36 ग्राम का एक एक नियम से आपको सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चूंकि ये कितना है, 87.5 है, तो 87.5 में क्या कर दीजिए, 28 से डिवाइड कर दीजिए और 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से देखिएगा तो आपका ये बन जाएगा 14×2 = 28, 14 से नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये 2 एकम 2, 2 8 16, ये 2 7 14, ये 2 9 18, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×5 = 45 हो गया, ये पॉइंट आ गया, 9×7 = 63, 63 और 4 कितना हो गया, 67, 7 आ गया, 6 आ गया, 9×8 = 72, और 72 6 78, डिवाइड बाई 7, ठीक है। यानी अब ये आ जाएगा यहाँ से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 और 7, यानी 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 112.5 रुपया, ठीक है। देखिए 112.5 रुपया आ गया आपको। अब लाभ क्या हो जाएगा, देखिए लाभ यहाँ से इसको हो जा रहा है ना, 100 रुपये में परचेज किया है और 112 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो लाभ कितना हो जाएगा, 12.5 रुपया हो जाएगा। तो लाभ हो गया इसका 12.5 रुपया। तो प्रतिशत लाभ अगर यहाँ पे क्या निकालना है क्वेश्चन में, प्रतिशत लाभ निकालना है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आपका प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12.5। देखिए सिंपल सा, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपको मान लेना था, कुछ इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अच्छा 12.5% हानि का मतलब क्या होता है, 12.5, 12.5 का मतलब दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। 12.5 का मतलब आपको हो जाएगा 12.5, प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा, एक जीरो आ गया। ये देखिए 5 दूनी 10, 55 25, ये हो जाता है आपका 5 दूनी 10, और ये हो गया आपका 0 0, ये 2508 है, कितना हो गया, 12.5 का मतलब 1/8 हुआ, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 8 पे कितना है, एक कहानी दे रहा है, ठीक है। यानी 8 का सामान ये कितना में बेच रहा है, 7 में बेच रहा है, ये बता रहा है ऐसा कि हम 8 का सामान 7 में बेच रहे हैं, एक हानि दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 36 ग्राम के बदले 28 ग्राम यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये तो मैं सॉल्व कर दिया आपको, तो हम लोग 82 यहाँ पे सॉल्व कर लिए। बाकी हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं इसको, ये 83 क्या है, आपको मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स यहाँ से स्टार्ट है, तो इस सब सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने में थोड़ा तो आपको टाइम बनेगा। ऐसे में लेक्चर जो है लगभग जो है आपको 2.5 3 जो है 3.25 घंटा का हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि सारा का डिटेल एक्सप्लेनेशन दे। इसका अब हम लोग पार्ट 2 बना देंगे, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे हम लोग 82 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बाकी जो भी बचे हुए हैं इसमें लगभग कितने बचे हैं, लगभग 60 प्रश्न बचे हैं। तो 60 प्रश्न जो है ये भी लगभग इसमें 1.5 घंटे जो है कम से कम लग जाएंगे, क्योंकि प्रश्न जो है मेरे को सॉल्व नहीं करना है, आपको समझाना भी है, ठीक है।
तो चलिए इसको हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। बाकी आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपना फीडबैक वगैरह होगा कमेंट जो है जरूर लिख देंगे। स्टडी से रिलेटेड कोई हेल्प अगर आपको चाहिए, किसी तरह का कोई मदद चाहिए, ठीक है, स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए, कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो आप जो है लिख सकते हैं। मैं नंबर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।